अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये लहसुन की खेती है। पूरा यहाँ पे लहसुन लगा है। इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए एक छोटा सा पार्ट है, इतने में ये बोया गया है। फिर अलग अलग पार्ट है जिसमें लहसुन को बोया गया है। आप और हम जिस लहसुन को खाते हैं वो हमारे थाली में ऐसे ही आ जाता है। आप मार्केट से जाते हैं, ला देते हैं, लेकिन वो लहसुन वैसे होता नहीं है। उसके पीछे काफ़ी संघर्ष लगता है, मेहनत लगता है। इस प्रकार से लहसुन होता है। ये बड़ा होता है तो आप मैं थोड़ा इसको अब नीचे से दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको ये काफ़ी छोटा छोटा लगेगा। जब ये बड़ा हो जाता है तब इसी को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी को निकाला जाता है और इसके भीतर ही लहसुन रहता है। वो फिर अलग करके मार्केट में उसे बेचा जाता है और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, प्रोडक्ट के लिए। और इसी लहसुन के इस्तेमाल से आप लोग लहसुन का अचार भी खाते होंगे। तो जो लोग भी को लगता है कि लहसुन का अचार फैक्ट्री में तैयार होता है, तो नहीं, लहसुन का अचार फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है। वो तैयार इस जगह से होता है। देखिए ये खेती होती है लहसुन की। यहाँ से जो लहसुन निकलता है वो वही सब लहसुन जो वो किसानों से कम दामों में लिया जाता है और उसी लहसुन का आपको जो अचार के फॉर्म में लहसुन का अचार जो आप खाते हैं वो आपको मिलता है। जब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो देखिए दूर तक यहाँ पर लहसुन की खेती हुई है जिसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पीछे जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरीके से सरसों का खेती है। सरसों का यहाँ पे खेती हुआ है। वही सरसों जिस सरसों का तेल के माध्यम से आप सब्जी को बनाते हैं, जो मार्केट में बिकता है और जो आपके न्यूज़ चैनल पर या आपके जो टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिखाया जाता है कि सरसों का तेल खाइए आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। वो सरसों का तेल वास्तव में फैक्ट्री में नहीं तैयार होता है। वो तैयार होता है इन खेतों से और इन खेतों के माध्यम से ही वो फैक्ट्री में जाता है सरसों। तो ठीक सामने देखिए यहाँ पर सरसों का खेती हो रहा है। जो इसमें अलग अलग प्रकार से इसे पानी भी देना पड़ता है जिससे ये बड़ा हो और इसकी अलग अलग प्रकार से देखभाल करनी पड़ती है जब तक ये सरसों बड़ा ना हो जाए। अभी तो ये खिल रहा है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ है ज़्यादा, अभी इससे और बड़ा होना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं सरसों के खेत में बीचों बीच आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सभी अभी ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए हैं। यहाँ पे ज़मीनी स्तर आप इनका देखिए, अभी थोड़े और ये बड़े होंगे। इस वक्त ये कटाई नहीं करते हैं। अभी देखिए ये सभी एक फूल की तरह है। यही फूल जब बड़ा होगा तो इसी के माध्यम से इसको तोड़ेंगे, तब वहाँ से फिर सरसों का छोटा छोटा बीज निकलता है जिसको फिर हम पीसते हैं और तेल बनता है। ये बीचों देखिए, ये आपको देखने में बहुत सुंदर लग रहा होगा। हर तरफ हरियाली भी है। और लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो सरसों का खेती होता है इसमें किसान को संघर्ष बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगता है। देखिए यहाँ से जो सरसों का सरसों तैयार होता है, यहाँ से फैक्ट्री में जाएंगे तो यहाँ से सरसों तैयार होगा। अभी इसमें बहुत काम है। अभी इसको ये सरसों का बीज लगाना, फिर सरसों के बीज को इतना बड़ा करना, यहाँ तक देखभाल करना, और अभी और काफ़ी टाइम लगेगा। और वहाँ के बाद जब इसे पूरी तरह से ये तैयार हो जाता है तब जैसे फैक्ट्री में भेजा जाता है, तो फैक्ट्री में कुछ नहीं, इसको बस पीस देना है और तेल के फॉर्म में निकाल देना है। तो जो असली संघर्ष होता है जो किसानों के द्वारा किया जाता है वो यहाँ पर है। और यहाँ से आपको जो चीज़ मिलता है, यहीं से आप सरसों निकलता है तो आपको वो तेल के फॉर्म में देखने को मिलता है। कुछ चीज़ मैं और भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ठीक नीचे देखिए ये मिट्टी का कटाव आपको देखने को मिलेगा। जो मिट्टी है वो कटा हुआ है। अभी अगर मैं मौसम की बात करूँ तो ये जनवरी का मौसम है। जनवरी में करीब आज 22 जनवरी है, लेकिन 22 जनवरी के अगर समय के अनुसार से मैं बात करूँ तो 22 जनवरी को इतनी धूप होनी नहीं चाहिए। आप देख, मतलब जनवरी के समय इतनी गर्मी होना, इतनी धूप होना, ये वास्तविक क्लाइमेटिक यानी कि ज्योग्राफी के अनुसार से, क्लाइमेटिक के अनुसार से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ हो रहा है। तो जब आप इसके मूल तथ्य में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जाहिर सी बात है इसका जो मूल कारण है वो क्लाइमेट चेंज ही है, कि जिसकी वजह से हमें ठंडी में भी हमें गर्मी जो है वो महसूस हो रहा है। वरना आज से हम करीब अगर पहले की बात करें तो ये जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार ये क्षेत्र है, इनका ऐसा क्लाइमेट जोन है कि कम से कम मार्च तक यहाँ पर ठंडी होगी। यानी कि जनवरी और दिसंबर में तो सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मार्च तक लेकिन पूरा ठंडी रहता था। मैं भी जब छोटा था तो मार्च तक करीब ठंडी रहती थी गाँव में। मैंने इस चीज़ों को देखा है और मैं इन चीज़ों को, बातों को इस प्रकार से नहीं रखूँगा, बल्कि हमें ज्योग्राफी का, भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। और वहाँ पे हम जब लेटीट्यूड या क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ों के बारे में गहराई से बताया भी गया है वहाँ पर भी। तो देखिए ये सभी जो अलग अलग जो फसल बोए जाते हैं इनका भी मूल कारण है कि इनको अगर उस प्रकार से टेम्परेचर, वातावरण अगर नहीं मिलेगा तो ये चीज़ नहीं आ पाएगा। और मैं आपको एक
ये जो सरसों तैयार हो रहा है, और ये सिर्फ इतना ही, यहाँ पे ही सरसों का खेत नहीं है, और आप मेरे आसपास ये जो दूर दूर देख रहे हैं, ये भी सरसों का ही खेत है। आप पीला पीला देख रहे होंगे, वो सभी सरसों का खेत है। वो वही सरसों का खेत है जो अभी तो बन रहा है, तैयार हो रहा है। बड़ा होने के बाद यही फिर जाएगा, सरसों का तेल इससे निकाला जाएगा और आपके थाली तक, आपके घर तक वो चीज़ पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ जो आपको आपके आपके बर्तन तक, या आपको जो आपको थाली तक मिल जाता है, वास्तव में वो यहाँ पर आता है। आप इन चीज़ों को जब आप देखेंगे और ध्यानपूर्वक अगर समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ों में संघर्ष बहुत लगता है। और मैं जब बात संघर्ष की कर रहा हूँ, तो देखिए, सबसे ज़रूरी इन सभी क्रॉपिंग पैटर्न में जो मेन चीज़ है वो है कि क्लाइमेट सही होना चाहिए। अगर नज़र आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दूर दूर तक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फसल ही अलग अलग प्रकार के बोए गए हैं। कुछ खेतों में सरसों बोया गया है, तो कुछ खेतों में गेहूं के फसल है। तो ये जो सरसों है, देखिए, ये भी सरसों का ही पेड़ है, लेकिन अभी ये काफ़ी छोटा है, इसको थोड़ा। और यहाँ पर साग बोया गया है, और आगे जो आप मेरे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे का फसल, ये आगे गेहूं बोया गया है, और कुछ इसमें सरसों भी है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जब आपको मैं पूरे दूर तक दिखाऊंगा, पूरा मैं खेत के बीचों बीच हूँ, तो दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फसल ही बोने को देखने को मिलेंगे। और वो फसल जो बोए गए हैं, वो कुछ समय बाद कटाएंगे, और उसी कटाने के बाद फिर वो आपके थाली तक, हमारे भोजन तक हमें मिलते हैं। तो ये पूरा जो पैटर्न है, सिस्टम है, वो इस प्रकार से तैयार होता है। अब मैं आपको गेहूं का फसल दिखाऊंगा। अभी इसकी जो, ये काफ़ी छोटा है, अभी मैं आपको यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, हाँ देखिए, ये जो चीज़ है, ये पूरा ये गेहूं का फसल है। अभी गेहूं इसको बोया गया, अभी काफ़ी ये छोटा ही है। अप्रैल में इसकी कटाई होगी, अप्रैल में ही ये पूरा निकलेगा, इसका जो बड़ा हो जाता है उस समय, और उस समय इसको साफ करके गेहूं में परिवर्तन किया जाता है, बदला जाता है। तो पूरे आप जो मेरे आप ठीक पीछे देख रहे हैं, तो ये देखिए, पूरा गेहूं ही लगा हुआ है। अभी ऐसे आपको बड़ा लग रहा होगा, मैं खड़े होकर दिखाऊंगा तो देखिए, अभी इसका साइज छोटा है, वैसे इतने लेंथ तक ही होता है, इससे थोड़ा और बड़ा भी होगा। तो पूरा आपको सीधे जो दिख रहा है, वो पूरा यहाँ पर गेहूं ही लगा हुआ है। यहाँ से गेहूं तैयार होता है। तो आप लोग तो शायद पता नहीं, गेहूं वगैरह आज आपको आटा भी मिल जा रहा है तुरंत पूरा, कि आप घर में आटा मंगाएंगे ब्लिंकिट से, किसी ऐप से आपको तुरंत आटा मिल जाएगा। तो फिर आपको लगता है कि आटा कहीं से उगता होगा, नहीं, आटा कहीं से उगता नहीं है, वो ये किसानों के द्वारा तैयार किया जाता है, जो खेत से उद्गम होता है, खेत से निकलता है। और जाहिर सी बात है, जब चीज़ें हमें आसानी पूर्वक मिल जाती है ना, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि इसके प्रति संघर्ष कितना है किसानों की। अगर मैं आपको स्थिति, अगर आप हालात देखेंगे गूगल के डाटा पर, तो काफ़ी बुरी हालात है। लेकिन अच्छा, मेरा सवाल है, ये जो गेहूं है, इसी गेहूं का बिस्किट भी बनता है, आप अलग अलग प्रकार के बिस्कुट खाते हैं, बिस्कुट बनता है। मैंने आपको सरसों का खेत दिखाया, सरसों के खेत के माध्यम से अलग अलग कंपनी का तेल बनता है। मेरा एक सवाल है, अच्छा आप मुझे ये बताइए, अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग नाम डालती है कि मेरा तेल खाइए, मेरा तेल खाइए, मेरा तेल परफेक्ट है। अच्छा बताइए, वो तेल कहाँ से उगाते होंगे? कोई उनका मशीन वगैरह तो होता नहीं होगा, उगता तो यहीं से है, ये किसानों के द्वारा, ये जो किसानों के द्वारा लगाया हुआ खेत है, यहीं से सरसों जाता है, और उसे वो मैन्युफैक्चर करके बेहतर बनाते हैं। तो हमें इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। वो जो आदमी होता है, जो तेल को मैन्युफैक्चर करके एक बिजनेस में जो आपको देता है, उसको आपको ज़्यादा आदर या सम्मान देना चाहिए। जो भारत के अरबपति बने बैठे हुए हैं, या उनको सम्मान देना चाहिए, जो एक किसान आपके लिए बीज बोता है ज़मीन में, और फिर वहाँ से बड़े होता है, फिर वो आपके थाली तक आता है। वो मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर इन खेतों में से अगर ये फसल तैयार ना हो पाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। उन्हें जब ये फसल हो भी जाती है, तो काफ़ी किसानों को संघर्ष करना पड़ता है इन फसलों को बेचने में, और उन्हें क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं मिलती है, तो कम आयु में ही, कम पैसों में ही बेचना मिल पड़ता है। एक सवाल मेरा और आपसे है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कभी अगर बिजनेसमैन के मॉल वगैरह में आप जाते हैं, कोई भी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि ये सामान महंगा क्यों है? और अगर आप एक सब्जी मंडी में जाते हैं, तो सब्जी वाले से आप मूलभूत सवाल पूछते हैं कि ये कम हो, इसको और कम करवाते हैं, जितना से अधिक हो सके वो कम कराते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति गरीब है, उसको आप और शोषित करें, उसके पास खाने तक को पैसा नहीं है, उससे आप और शोषित करें, और जिसके पास अधिक से अधिक पैसा है, जो अमीर है, जो खेतों से ही चीज़ों को लाकर हमें बेचने का काम कर रहा है,
आप उसके सामान को वो जितने प्राइस में देता है आप चुपचाप उनको उतने प्राइस में ले लेते हैं। तो यही बात पे हमें थोड़ी गौर करने की, सोचने की, और मेरा माध्यम भी यही रहता है कि मैं आपको हर चीज़ों को उन मुद्दाओं से देखकर बताऊं जिससे हमें शायद सोचने की आवश्यकता है।